हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, तो उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले 1-2 सालों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। तो बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था ये केवल एक अमेंडमेंट एक्ट है। जो हमारा ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 का है। तो 1955 के एक्ट में ही अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, कि किन लोगों को सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था कि 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप लोगों को दी जा सकती है, फॉरेनर्स को, ठीक है, और 3 तरीके से उनकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। तो ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहां पर ना रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से, या तो वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था या रिलीजियस परसिक्यूशन के डर की वजह से बहुत सारे लोग भागकर इंडिया आ रहे थे। रिलीजियस परसिक्यूशन क्या है? इसका मतलब होता है कुछ इंडिविजुअल्स को उनके रिलीजन की वजह से परेशान करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। वहां स्टेट का रिलीजन लीगली डिक्लेयर है कि इस्लाम। अफगानिस्तान भी वो एक इस्लामिक कंट्री है लीगली, ठीक है, वो डिक्लेयर है कंट्री का रिलीजन। बांग्लादेश भी कंट्री का रिलीजन डिक्लेयर है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर कंट्री का रिलीजन डिक्लेयर नहीं है। तो इंडिया में सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। फिर भी यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन किसी भी साइड से हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिस पर्टिकुलर कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो कंट्री का एक पर्टिकुलर रिलीजन ऑलरेडी डिक्लेयर हो, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, तो नॉन मुस्लिम्स को वहां पर कई बार परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जैसे हिंदूज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसीज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो उनके रिलीजन की वजह से उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो उस डर की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में भागकर आ चुके हैं, ठीक है, और अभी भी बहुत सारे लोग बीच बीच में इंडिया भागकर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं। 2005 में आ गए थे, 2010 में आ गए थे, 2011, 12, 13, 14 और उससे पहले भी कई बार आते रहे, ठीक है। और वो अपनी उस जो पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हैं, वो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, सिख हैं, जैन है, बुद्धिस्ट हैं, और वापस उस पर्टिकुलर कंट्री में जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो अब उनका क्या किया जाए? क्योंकि उनका यहाँ पर ना तो राशन कार्ड बनेगा, ठीक है, कुछ लोग जरूर राशन कार्ड बना लेंगे फर्जी तरीके से, इधर उधर मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ मिलकर रह रहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, जैसे दिल्ली में एक मजनू का टीला है एक जगह, तो वहां पर बहुत सारे हिंदूज रहते हैं जो पाकिस्तान से भागकर आए हुए हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के आसपास भी, राजस्थान के आसपास भी कई एरियाज ऐसे हैं जो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से इंडिया भागकर आए हुए हैं। तो सरकार ने क्या करा? 2019 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करा। इसमें पहली चीज ये सिटीजनशिप देने की बात किस ग्राउंड पे हो रही है? यहाँ पर एक तो ग्राउंड है, या तो कोई भी इंडिविजुअल फॉरनर रिलीजियस परसिक्यूशन फेस किया हो उसने किसी पर्टिकुलर कंट्री में, या रिलीजियस परसिक्यूशन के डर से वो इंडिया भागकर आ गया हो, ठीक है। तो ये अलाउ करेगा, नंबर 1 पहले अलाउ सिटीजनशिप टू पीपल, सिटीजनशिप टू पीपल हु फेस्ड religious persecution or fear of religious persecution, जो कि भागकर इंडिया आ गए, पीपल हु फेस रिलीजियस परसिक्यूशन और ड्यू टू फेयर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, ठीक है, और केम टू इंडिया। तो ये इंडिया आ चुके हैं और इनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। लेकिन इसकी ना एक कट ऑफ डेट है कि किन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो कट ऑफ डेट है, ये लोग रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से अगर इंडिया आए हैं तो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, मतलब 2014 के बाद जो लोग इंडिया रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से आएंगे
वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस सिटीजनशिप एक्ट, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंडर किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की जा सकती जो 2014 के बाद आएंगे। तो एक तो कट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कौन लोग एलिजिबल हैं इसमें? इसमें एलिजिबल हैं हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस। तो 6 रिलीजन के लोग, ठीक है। फ्रॉम कंट्री भी डिफाइन है, कहां से? फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश। तो पहली चीज, ये सिटीजनशिप अलाउ करेगा उन लोगों को जो लोग या तो रिलीजियस परसिक्यूशन जिन्होंने फेस किया अपनी पर्टिकुलर कंट्री में, मतलब इन 3 कंट्री में, या रिलीजियस परसिक्यूशन की डर की वजह से भागकर इंडिया आ गए, ठीक है। तो लेकिन वो लोग नॉन मुस्लिम्स, ये ध्यान रखना है, नॉन मुस्लिम, क्योंकि कंट्रोवर्सी यही है कि इसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करा। और भारत सरकार का कहना है कि रिलीजियस परसिक्यूशन वहां पर उन पर्टिकुलर कंट्री में माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो रहा है, और वो क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज हैं तो मुस्लिम वहां पर तो मेजॉरिटी हैं, तो हम उन पर्टिकुलर कंट्री की माइनॉरिटी को अलाउ कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो ये एक तो डेटा आपको कट ऑफ डेट ध्यान रखनी है, दूसरा 6 रिलीजन के लोग हैं जिसमें मुस्लिम्स नहीं है वो ध्यान रखना है, और केवल ये 3 पर्टिकुलर कंट्री ही इंक्लूड करी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें टाइम लिमिट की बात करिए। जैसे हमने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 करा था कि 5 तरीके से किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो हमने बात करी थी एक तो बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट हो गया, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अच्छा स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर करेंगे। एग्जाम में जो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सिटीजनशिप एक्ट में 5 तरीके से किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो बाय रजिस्ट्रेशन वाला जो तरीका था जिसमें फॉरेनर्स को सिटीजनशिप दी जाती थी, उसमें बाय रजिस्ट्रेशन में 11 + 1 ईयर है, मतलब 12 ईयर्स, 12 साल तक कोई भी फॉरेनर के लिए, कोई भी फॉरेनर किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी फॉरेनर किसी भी रिलीजन का हो, तो उसमें यह है कि इंडिविजुअल 11 साल तक तो इंडिया रहा हो और 12th ईयर में उसे अपनी एप्लीकेशन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, और टोटल 12 ईयर्स इंडिया में रहा हो तब वो एलिजिबल होगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो 12 साल का है। बाकी उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं, प्रूफ चाहिए होता है ना कि कि वो पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर फ्रॉड वगैरह करके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के सिटीजनशिप लेता है तो सिटीजनशिप एक्ट में ही डिप्राइवेशन के थ्रू उसकी सिटीजनशिप छीनी भी जा सकती है अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाता है तो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। लेकिन जो लोग रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से भागकर इंडिया आए हैं, एक तो 12 साल की टर्म्स एंड कंडीशन कईयों की फुलफिल नहीं है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, ये जो टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट कर दी है 5 + 1 मतलब 6 ईयर्स। एक तो ये कर लिया, ये तो ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में है, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट में ये करा है कि इन 6 रिलीजन के लोगों को, जिसमें नॉन मुस्लिम से, इन 3 कंट्री से रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से अगर कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले भागकर इंडिया आ गया और वो 6 साल इंडिया रहा हो, 5 + 1 6th ईयर अप्लाई करने के लिए सिटीजनशिप के लिए 6 साल इंडिया रहा हो, उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। और मिनिमम डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें तो पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019 की वजह से। और कंट्रोवर्सी फिर यही है इंडिया में, ऐसा बोल सकते हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं बीजेपी वाले की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि इसमें मुस्लिम्स भी इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। बीजेपी का काउंटर ये है कि नहीं,
वो इंक्लूड नहीं हो सकते, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में माइनॉरिटी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से जो भाग कर आ रहे हैं उनको हम दे रहे हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज को इन 3 कंट्रीज से, और उन 3 कंट्री में माइनॉरिटी ये लोग हैं, वो डिफाइन कर दिया कि इनको हम देंगे सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपने एक और चीज सुनी होगी, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी 2019 के बाद से लगातार, फिर उसके बाद कोविड आ गया, कंट्रोवर्सी चल रही थी एनआरसी से रिलेटेड भी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। वो क्या है, वो कैसे डिफरेंट है? देखो ये तो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है कि किसको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना है, ये आप ये ना समझे कि मुस्लिम को इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, मुस्लिम्स को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है, लेकिन उसे ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना है 12 इयर्स का, और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर इन 3 कंट्री से कोई भी मुस्लिम इंडिया आता है तो उसे ये 12 इयर्स वाला प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम है और ये एक टर्म्स एंड कंडीशन है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से भागकर कोई आया हुआ है और इन 6 रिलीजन को बिलोंग करता है, 6 साल की टर्म्स एंड कंडीशन लगेगी। तो मुस्लिम्स को भी मिल सकती है, जैसे अदनान सामी को मिली है, ठीक है, वो पाकिस्तान को बिलोंग करता है और उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली है, उन्होंने ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया था, ठीक है। अब आते हैं एनआरसी। अब देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होता है, एनआरसी की बात करें, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जिसको हम बोल रहे हैं नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, एनआरसी, ठीक है। अब ये क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है कि एनआरसी जो है ये बात करता है इंडियन सिटीजन का एक रजिस्टर प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें पूरी लिस्ट होगी कि कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा, कौन कौन इंडियन सिटीजन नहीं होगा, ठीक है। तो एनआरसी में पूरी की पूरी एक कंप्लीट लिस्ट होगी जिसमें इंडियन सिटीजन का पूरा, जैसे हर एक कंट्री में नॉर्मली होना चाहिए, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज में है, पूरी लिस्ट है वहाँ के सिटीजन की, कौन कौन उस पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन है। इंडिया में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है। हमारे यहाँ जैसे आधार से रिलेटेड तो है रजिस्टर की, आधार कार्ड किस किस का बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग स्टेट का जो बना हुआ है, सारी चीज़ों के जो है, पैन कार्ड की लिस्ट हो गई, तो हर चीज़ का डेटा है। लेकिन ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाता। सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर भारत सरकार का एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें हर एक किसी का बैकग्राउंड चेक होगा, क्योंकि आधार कार्ड में ना ये बैकग्राउंड चेक नहीं होता कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। आधार कार्ड तो अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेजिडेंट प्रूफ वगैरह, उन सारी चीज़ों से बन जाता है, लेकिन कोई इंडियन सिटीजन है कि नहीं है उसका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन में हर एक इंडिविजुअल का पूरा एक बैकग्राउंड चेक होगा कि जो एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, आइडेंटिफाई करना है। उससे क्या होगा, एनआरसी से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इंडिया में इलीगली घुस चुके हैं, रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनको वापस उनकी कंट्री फिर डिपोर्ट किया जा सकता है अगर एनआरसी बनाया जाए तो। लेकिन अब देखिए एनआरसी जो है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, इसमें क्या है, ये मैंडेट किया गया था 2005 के एक्ट से, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में भी मेंशन था। अब एनआरसी इस समय प्रेजेंट की बात करें तो केवल आसाम में इंप्लीमेंट है, केवल आसाम में 2013 के बाद से, 2013-14 सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था उसके बाद से, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसको समझने के लिए हमें पहले डिस्कस करना होगा आसाम एकॉर्ड 1985, आसाम एकॉर्ड 1985। देखो हुआ क्या आसाम में ना एक हिस्ट्री रही है काफ़ी लंबी, जिसमें वहाँ के लोकल्स जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, आसामीज लोग, और जो बंगाली लोग हैं जो बाहर से आके बस गए हैं, उनके बीच में लगातार क्लैशेस होते रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, या हम बोल सकते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। उससे पहले ना बहुत टेंशन चल रही थी क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, और वहां पर लगातार क्लैशेस चल रहे थे। तो बहुत सारे लोग जो है 1971 से पहले 1960s में, 1950s में,
ठीक है, वो सब इंडिया भागकर आ गए थे बांग्लादेश से। आसाम में ज्यादातर लोगों ने एंट्री करी, तो वहां पर क्लैशेस होते थे। तो ओरिजिनल इनहैबिटेंट जो आसामीज लोग थे वो प्रोटेस्ट करते थे, वो जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं जो बाहर से आके बस गए, तो वहां पर आंदोलन चल रहे थे कि ये जो बाहर के लोग हैं इनको भगाना है यहाँ से। लगातार क्लैशेस, वायलेंस वगैरह भी कई बार हो रहा था। ठीक है, 1971 जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद से बहुत ज्यादा जो है इलीगल माइग्रेंट्स जो है आसाम में घुस चुके थे। ठीक है, तो उन्हीं इलीगल माइग्रेंट्स को भगाने के लिए वहां पर आंदोलन चल रहा था। एक ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन है और उसके अलावा ऑल आसाम गण परिषद है आसाम की। ठीक है, वो आंदोलन कर रहे थे और वहां पर आसाम में कई जगह वायलेंस भी हुआ, मतलब आंदोलन काफी खतरनाक रूप फॉर्म ले चुका था। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, 1985 में एक एग्रीमेंट साइन करा, आसाम अकॉर्ड। ये साइंड बिटवीन ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू जिसे हम बोलते हैं आसू, और ऑल आसाम गण परिषद, ऑल आसाम गण परिषद, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस समय पीएम कौन थे, राजीव गांधी। तो इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन करा, और जिसे बोलते हैं आसाम अकॉर्ड। इसमें 3 चीजें थी, इस एग्रीमेंट में 3 बातें थी। पहली चीज कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी बांग्लादेशी इंडिया में एंटर कर चुका है उसको इंडियन सिटीजनशिप हम दे देंगे। ठीक है, कुछ नहीं पूछेंगे, बस 1 जनवरी 1966 से पहले कोई भी उनके पास प्रूफ हो कि वो इंडिया में एंटर कर चुके थे। ठीक है, सिटीजनशिप विल बी गिवन टू ऑल इलीगल माइग्रेंट्स, खासकर जो बांग्लादेश से इंडिया एंटर कर चुके हैं। ठीक है, हु हैव एंटर्ड बिफोर 1 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966 से पहले इंडिया में एंटर कर चुके हों। पहली कंडीशन तो ये थी। उसके अलावा दूसरी कंडीशन ये थी कि अब 1 जनवरी 1966 के बाद people who have entered India between 1st January 1966 and 25th March 1971 will be given। इसमें यह था कि इनको भी इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन 10 साल तक इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इंडिया में वो किसी इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते 10 साल तक। 10 साल के बाद उनको वोटिंग राइट दे दिया जाएगा। विल बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप, बट वोटिंग राइट विल बी डिनाइड फॉर 10 ईयर। वोटिंग राइट विल बी डिनाइड फॉर 10 ईयर, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये इसमें डिसाइड हुआ। तीसरा, 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोगों ने इंडिया में एंटर करा है इलीगली, ठीक है, उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। पीपल हु हैव एंटर्ड बिफोर आफ्टर 25 मार्च 1971 विल बी डिपोर्टेड, उन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद, 1971 के बाद जितने भी लोगों ने इलीगली इंडिया में एंटर किया है उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। मतलब बेसिकली 25 मार्च 1971 से पहले जो भी इंडिया में एंटर कर चुके हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इसके बाद जिन लोगों ने, क्योंकि ये 1985 में 14 साल हो चुके हैं, 1985 में साइन हुआ। अब इस बीच 1971 से इन 14 सालों में जो भी इंडिया में इलीगली एंटर करा है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, उसके लिए डिसाइड हुआ कि एनआरसी होगा। चौथा इसमें डिसाइड हुआ कि एनआरसी किया जाएगा आसाम में, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बनाया जाएगा आसाम के लिए। लेकिन अब ये आसाम अकॉर्ड साइन तो हो गया, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने में कई लोगों ने पिटीशन वगैरह फाइल करी थी। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भैया तुमने आसाम अकॉर्ड साइन किया हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है, आसाम के लिए एनआरसी करो। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो मोदी सरकार ने क्या करा, एनआरसी का ऑर्डर दिया आसाम में, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो ये ध्यान रखना है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन केवल उन लोगों की लिस्ट है जो कि इंडियन सिटीजन होंगे, उन लोगों की लिस्ट होगी जो कि इंडियन सिटीजन होंगे, लेकिन केवल आसाम में, पूरे इंडिया में अभी एनआरसी लागू नहीं होता, जो कि आसाम में, ठीक है। तो 2013 के बाद मोदी सरकार ने पूरी लिस्ट बनानी स्टार्ट करी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, और उसमें लगभग 3.3 करोड़ लोग थे, ठीक है, आसाम में। उन 3.3 करोड़ लोगों में से लगभग 19 लाख जो लोग थे उनका नाम एक्सक्लूड हो गया, मतलब वो इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर हो गए, ठीक है। अब हालांकि इन इलीगल माइग्रेंट्स को वापस डिपोर्ट अभी नहीं किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश भी उनको क्यों एक्सेप्ट करेगा, बांग्लादेश तो बोलेगा प्रूफ दिखाओ कि ये बांग्लादेशी है, तो वो भी कंट्रोवर्सी चल रही है। फिर कोविड वगैरह आ गया तो उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, इनको लोगों को अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन आइडेंटिफाई जरूर किए गए हैं। कुछ इसमें कमियां जरूर हैं, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं डेटा थोड़ा सा गलत है, हम लोग भी ओरिजिनली इंडियन थे, तो उसमें सुधार किया जा रहा है, ठीक है, लोग अपील भी फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस करा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में जो अमेंडमेंट हुए थे 2019 में वो, और एनआरसी में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये देखना है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में जो अमेंडमेंट है वो सिटीजनशिप देने की बात करता है, जबकि एनआरसी क्या है, एनआरसी आइडेंटिफाई कर रहा है आसाम में कि कौन कौन इंडियन सिटीजन है और कौन कौन इंडियन सिटीजन नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।